नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। दोस्तों, कल के लेक्चर में हमने जान लिया था कि रिस्पायरेशन कैसे कंडक्ट होता है, कैसी कैसी प्रक्रिया होती है, कैसे डाइजेशन होता है, कैसे एब्जॉर्प्शन होता है और हार्ट के माध्यम से कैसे भोजन को प्रत्येक सेल में भेज दिया जाता है। वैसे ही हमने देखा कि कैसे ब्रीदिंग हो रहा है, ऑक्सीजन को ब्लड में मिलाया जा रहा है, ब्लड के रास्ते फिर वो ब्लड हार्ट में जा रहा है, हृदय में जा रहा है और हृदय से वो कहाँ जा रहा है, कोशिका में जा रहा है। और कैसे सारी चीजें कंडक्ट हो रही थी, ये चीजें आपने जान लिया है। मैंने बोर्ड को साफ नहीं करा था, इस वजह से रिवाइज करने के लिए हम फिर से सारी चीजों को देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, हमने कहा था कि जो भी खाना हमें भोजन मिलता है वो प्लांट से मिलता है, ठीक है। तो प्लांट से प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया करता है जिसके अंदर वो भोजन स्वयं बनाता है। फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो धरती से लेता है प्लांट और सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश की वजह से एक भोजन बनाता है जिसको कहते हैं ग्लूकोज। हालांकि जो अपशिष्ट निकालता है ऑक्सीजन निकालता है, यह इसके लिए अपशिष्ट पदार्थ होता है प्लांट के लिए, लेकिन इंसानों के लिए उपयोगी है या नहीं, आप बताइए। बिल्कुल उपयोगी है, इसी ऑक्सीजन को तो हम लेके जिंदा रहते हैं। इस वजह से दोस्तों प्लांट के इतने महत्व हैं कि यदि गिनाने लगूं तो काफी बड़ा लेक्चर हो जाएगा। हालांकि ये जान लीजिए कि हमें किसी भी हालत में पेड़ को कंजर्वेटिव करना है, संरक्षित करना है। अब ये प्लांट क्या बनाया, ऑक्सीजन बनाया एक अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, ग्लूकोज बना दिया है। ग्लूकोज अपने अंदर रखता है, हालांकि उसको खाएंगे या तो फूड के रूप में हो या वेजिटेबल के रूप में हो, जैसे पालक वगैरह होता है या पात गोभी हो गया, या फिर किसी भी फॉर्म में हो, पौधों के फॉर्म में या फिर फल के फॉर्म में या फूल या बीज किसी भी रूप में हो, हम उसको लेंगे तो क्या वो भोजन, वो ग्लूकोज हमारे शरीर में आएगा? हम उसको खाएंगे तो क्या हमारे शरीर में आएगा? जब शरीर में आएगा तो उसको हम एब्जॉर्ब तो कर नहीं पाएंगे तुरंत, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करना पड़ेगा। तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की जो प्रोसेस होती है उसी को क्या कहते हैं, डाइजेशन। और जब डाइजेशन हो गया है, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया गया है, तो छोटे छोटे टुकड़ों को ब्लड में मिलाने के लिए आसान हो जाता है। तो उसको एब्जॉर्प्शन, उस प्रोसेस को यानी छोटे छोटे टुकड़ों यानी भोजन के छोटे रूप को ब्लड में इंटर करवाने की जो प्रोसेस होती है उसी को कहते हैं एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण। अब अवशोषण हो गया यानी ग्लूकोज कहाँ चला गया, ब्लड में। ब्लड में दोस्तों ग्लूकोज आ चुका है। अब इस ग्लूकोज को जब ब्लड में आ गया तो ब्लड, जाहिर सी बात है, हृदय के द्वारा पूरे शरीर में भेज दिया जाएगा। तो ब्लड कहाँ जाएगा, हृदय में, और हृदय के थ्रू ये ग्लूकोज कहाँ आ गया, पूरे शरीर में। और पूरे शरीर किससे बनी है, कोशिका से बनी है, यानी पूरे कोशिका में ये क्या है, आ गया है ग्लूकोज। और ग्लूकोज में हमने बताया था कि एक स्विमिंग पूल होता है, ये सेल एक स्विमिंग पूल होता है जिसमें साइटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म नाम की पानी रहती है, जिसके अंदर बहुत सारे चाचा दादा मामा सारे तैर रहे होते हैं। और चाचा मामा दादा जो होते हैं वो कोशिकांग कहलाते हैं। उनके बारे में, चाचा मामा दादा के बारे में मैं जब कोशिका पढ़ाऊंगा तब एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। कुछ लोग चाचा मामा दादा नाम करके हंस रहे होंगे, तो चाचा मामा दादा को मैं बाद में जानूंगा। हालांकि फिलहाल मैं एक ताऊ को जानता हूं जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ये ताऊ एक ऐसे ताऊ हैं जो मोटू पतलू, देखा होगा आपने मोटू पतलू की जोड़ी, उसमें जो मोटू रहते हैं वो कहते हैं कि जब तक मेरे मुंह में समोसा नहीं जाएगा, जब तक मैं समोसा नहीं खा लेता, मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। वैसे ये ताऊ जी कहते हैं कि जब तक मैं ऑक्सीजन नहीं लूंगा तब तक मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलेगी और मैं ऊर्जा नहीं बना पाऊंगा। तो हमारी बॉडी कहती है ठीक है भाई, डट जाइए, आपके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था करी जा रही है। ऑक्सीजन की व्यवस्था कैसी होती है, हमारे वायुमंडल में बहुत सारे ऑक्सीजन, बहुत सारे नाइट्रोजन, बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, अलग अलग रेशियो में है। जैसे कि 78% क्या है, नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 0.073% कार्बन डाइऑक्साइड है। उन सारे गैसों को हम लेते हैं, लेकिन हमारी जो बॉडी होती है, हमारी जो लंग होती है, सिर्फ ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करती है, बाकी सारे को रिजेक्ट कर देती है।
तो हम जब ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड या अदर गैस सब बाहर छोड़ते हैं, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ब्रीदिंग कहलाती है। हमने पिछले लेक्चर में बताया था। वो सारे पिछले एक दूसरे से कोरिलेट हैं सर, लेकिन आपको रिक्वेस्ट है कि उन वीडियो को भी आप जाकर के वहां पे विजिट करें। तो ब्रीदिंग हो गया, ब्रीदिंग के थ्रू वो जो ऑक्सीजन था, यहां से जो ऑक्सीजन आया था वो किसमें मिला दिया गया? ब्लड में। अब ब्लड का काम कोई नहीं है, वो क्या करता है? सीधे जाता है हृदय के पास, और हृदय से सीधे जाता है सारे कोशिकाओं में, फिर कोशिका से आता है हृदय के पास, फिर जाता है इधर उधर। यानी हृदय तक उसे जाना ही है, क्योंकि उसके पास इतना क्षमता नहीं है कि वह अपने से सारे कोशिकाओं में पहुंच जाए। उसे धक्का देने की जरूरत पड़ती है, और धक्का कौन देता है? हार्ट यानी हृदय देता है। अब ये ऑक्सीजन दोस्तों और ये ब्लड से रिलेटेड ग्लूकोज दोनों आपस में आके इस माइटोकॉन्ड्रिया में आ गए। अब ये ताऊ जी की बत्ती जल गई दिमाग की। अब कहें कि हाँ, अब क्या करना है? अब ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन लिया और ग्लूकोज यहां से पहले जा चुका था, ये लिया, और ऑक्सीजन और ग्लूकोज को आपस में मिला दिया। और मिलाने के बाद ये जो जब मिलते हैं, तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है मिलने की, वो रिएक्टेंट कहलाती है। रिएक्टेंट यानी अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। और ये जो उत्पाद बनता है, इसको कहते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी। अब हमने एटीपी के बारे में बताया था कि यह एक जैसे करेंसी नापने की यूनिट है, वैसे ही बायोकेमिकल एनर्जी को नापने की एक यूनिट है, जिसे एटीपी कहते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो एनर्जी निकालता है दोस्तों, वो 38 निकालता है, लेकिन 2 एटीपी एनर्जी इसी प्रक्रिया में यूज हो जाती है। जैसे होता है ना कि मान लीजिए आपको सैलरी मिलती है, सॉरी, आपको सैलरी मिलती है, आपकी सैलरी मान लेते हैं 20,000 है, उसमें से 2,000 पीएफ अकाउंट कट जाता है, यानी 2,000 आपके पीएफ फंड में चला जाता है। बचा नेट अमाउंट आपके पास कितना बचा? 18,000। आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे सैलरी मिलती है 20,000, ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं मेरे पास 18,000 मिलते हैं पर महीने, यानी हाथ में तो 18,000 मिलते हैं, एक्चुअल में कितने मिलते हैं? 20,000। तो वैसे ही एक्चुअल में जो एटीपी एनर्जी निकलती है वो 38 एटीपी निकलती है, लेकिन 2 एटीपी कंज्यूम हो जाती है इंस्पायरेशन में, यानी खपत हो जाती है। बाकी जो नेट जो एटीपी बनती है वो 36 एटीपी बनती है। क्या यहां तक समझ में आया दोस्तों? जो एटीपी एनर्जी का फॉर्म बनना ही क्या कहलाता है? रिस्पायरेशन कहलाता है। यानी ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के कारण जो एनर्जी उत्पन्न होती है, इसी प्रक्रिया को ऑक्सीडेशन कहते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस या नो? दोस्तों यदि समझ में आया हो तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी ये वीडियो जाएगी या फिर ये बायोलॉजी की सीरीज जाएगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर हो गया आपको? उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे। कहां चलते हैं? आगे। यहां तक क्लियर होगा तो मिटा दूं। ये रिस्पायरेशन की प्रक्रिया है, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में सारी चीजों को कोरिलेट करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों। पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो क्या वो रिस्पायरेशन करते हैं? उन्हें भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। रिस्पायरेशन में तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ग्लूकोज ऑक्सीजन लेगा तभी उसकी दिमाग की बत्ती जलेगी, ताऊ जी की। ताऊ जी कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है। कभी भी कोई पूछेगा कि ताऊ जी कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। कहां पाए जाते हैं? सेल में। दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी होंगे मैं लास्ट में सारे कवर कर दूंगा। अभी हम चलते हैं एक टॉपिक के ऊपर
कि पौधों में जो श्वसन होता है क्या वो होता है या नहीं होता है, क्योंकि पौधे तो ऑक्सीजन छोड़ता है लेकिन श्वसन में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। मान लेते हैं ये पेड़ है, हालांकि ऐसे नहीं होता है लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूं। यहाँ पे एक तोता रहता है, ठीक है, एलेक्स रहता है। एलेक्स देखा, दिल्ली सफारी देखी होगी मूवी दोस्तों। दिल्ली सफारी यदि मूवी नहीं देखी आप तो एक बार देखिए। वहां पे कैसे जंगलों का संरक्षण करा जाता है या उसके जंगलों के फॉरेस्ट्रेशन की वजह से, जंगलों की कटाई की वजह से जानवरों पे या पशु पक्षियों पे क्या प्रभाव पड़ता है वो बिल्कुल अंदर जाकर के बताया गया है उस मूवी में। उसमें डायलॉग भी है बहुत अच्छे गोविंदा की, बहुत अच्छा लगेगा आपको, एक बार विजिट करके वहां देखिएगा। हालांकि यहाँ एलेक्स रहता है इसके लिए जगह बना दिया है हमने। दोस्तों होता क्या है, ये जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ये हमने देख लिया था पिछले वीडियो में। अब क्या दोस्तों रिस्पायरेशन ये भी करते हैं तो इन्हें भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, जब ये श्वसन करेंगे तो इन्हें भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। वही सारे प्रक्रिया होंगी जो इंसानों में होती है, इंसानों की कोशिका में होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब ये दिन में रिस्पायरेशन करते हैं, जब दिन में श्वसन करते हैं, दिन में श्वसन करते हैं तो इसके अंदर से, हालांकि जो श्वसन के जो श्वसन में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। दिन में जो श्वसन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे, यानी उत्सर्जित करेंगे। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। यहां तक आपको समझ में आया? ठीक है। अब दिन में जब श्वसन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करेंगे, और जब कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करेंगे दोस्तों ध्यान देना, तो दिन में फोटोसिंथेसिस भी होता है। प्रकाश संश्लेषण। दोस्तों जब फोटोसिंथेसिस करेगा ये, ध्यान देना, फोटोसिंथेसिस वो प्रक्रिया होती है जिसके अंदर पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, उपस्थिति में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है ये दिन में ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड को, और बाहर से भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी ले लेता है। अपना जो श्वसन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है पौधा, उसको भी ले लेता है। और फोटोसिंथेसिस जब प्रक्रिया होती है, क्योंकि ये दिन में होती है, दिन में होगी तो फोटोसिंथेसिस भी होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण चाहिए, प्रकाश भी चाहिए। तो उसमें क्या करता है, ये जो अपशिष्ट पदार्थ होता है जो पौधों के द्वारा रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको तो लिया ही जाता है, साथ में बाहर से भी CO2 ले लिया जाता है और क्या बना दिया जाता है? C6H12O6, यानी क्या बना दिया जाता है? ग्लूकोज बना दिया जाता है, और ये अपने अंदर रख लेता है प्लांट। यह इसके लिए पोषक पदार्थ है। यहां तक समझ में आया? ये दिन की बात है। जबकि रात में क्या होता है? रात में भी श्वसन होगा, क्योंकि श्वसन दिन में भी होता है, रात में भी होता है। तो रात में भी श्वसन होगा, श्वसन। तो इसमें वही प्रक्रिया होगी, क्या निकलेगा? CO2 निकलेगा। किससे? पौधों से। हालांकि पौधों की शाखाएं जितनी बड़ी होंगी उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करेगा। बिल्कुल ध्यान से सुनना दोस्तों। तो उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? उत्सर्जित करेगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करेगा, अब प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं, क्योंकि रात में प्रकाश कहां से लाओगे गुरु? नहीं ला पाओगे ना। तो रात में यही कारण है कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ऑक्सीजन छोड़ता ही नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज बनाने के बाद ये ऑक्सीजन भी छोड़ता है। इसी वजह से दिन में तो पेड़ के नीचे रहना चाहिए, जबकि यही सलाह दी जाती है कि रात में पेड़ के नीचे चारपाई लगा करके नहीं सोना चाहिए। क्या समझ में आया आपको?
इसी वजह से बूढ़े बुजुर्ग क्या कहते हैं कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में क्या होता है, सिर्फ श्वसन होता है, फोटोसिंथेसिस तो होता ही नहीं है। इस वजह से श्वसन के होने की वजह से सिर्फ ये पेड़ क्या छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। और जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा तो वही कार्बन डाइऑक्साइड हम लेंगे और हमें ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाएगा। इस वजह से घबराहट होगी और हमेशा कई सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। इस वजह से कहा जाता है कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। अब आप दोस्तों यहाँ पे साइंटिफिक रीजन जान चुके हैं कि रात में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। तो आप भी अपने बच्चों को, हालांकि शादी नहीं होगी तो हो जाएगी, तब भी किसी न किसी दिन बाप बनेंगे, दादा बनेंगे, ताऊ बनेंगे, तो आपको यही सलाह देनी है, यही एग्जाम्पल देना है अपने बच्चों को कि रात में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। यहां तक क्लियर हो गया? अब इसको मिटा दें, मिटा देते हैं। तो यही सलाह दी जाती है दोस्तों कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों, लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े इस क्लास से और इस क्लास की बेनिफिट लें, क्योंकि ये क्लास पे नहीं है, फ्री में पढ़ाई जा रही है, कोई चार्ज नहीं है इस क्लास का और आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश की जा रही है। अब दोस्तों आपने देखा था कि कैसे ग्लूकोज यानी C6H12O6 जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, H2O बनाता है और प्लस CO2 बनाता है और प्लस यहां लिख देता हूं 38 ATP जो एक एनर्जी होती है, जो एक एनर्जी होती है इसको उत्सर्जित करता है। यहां तक आपने जान लिया था, यानी ग्लूकोज का टूटना ही, एनर्जी में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है, रिस्पायरेशन कहलाता है। वेरी गुड, यहां तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। दोस्तों ये जो ग्लूकोज है और ये जो एटीपी का सफर है 38 एटीपी का, ये सफर इतना आसान नहीं है जितना ये दिख रहा है। इसके अंदर कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं, जिसमें से मुख्य रूप से 3 प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। वो सारी चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि वो सारी चीजों की जरूरत कहां पड़ती है, जब आप पीएचडी करेंगे। ठीक है, पहला होता है ग्लाइकोलाइसिस। पहला प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस। फिर इसके बाद दूसरा प्रोसेस जो होता है, इसको होता है, दूसरा जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं साइट्रिक एसिड साइकिल। साइट्रिक एसिड साइकिल या तीसरी विधि जो होता है, इस विधि को कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। यानी ग्लाइकोलाइसिस, साइट्रिक एसिड साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की मदद से ही ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं और तब जाके ये ग्लूकोज जो होता है ये किस फॉर्म में टूटता है, एटीपी के फॉर्म में टूटता है। हालांकि ये सारी चीजें आपको नहीं जाननी है, क्योंकि ये सारी चीजें पीएचडी में आप जब पढ़ेंगे, जब भी आप पढ़ें तो ये सारी चीजें पीएचडी में मिलेगी। हालांकि मैं एक बार बस बता दिया हूं ताकि ये चीजें आपको माइंड में रखना, याद नहीं रखना है बस, क्योंकि इसका कभी यूज नहीं है, कभी नहीं पूछा जाएगा। बहुत पूछा गया कि ग्लूकोज को एटीपी में तोड़ने की जो प्रोसेस होती है, पहला प्रोसेस आप बता दीजिए, ग्लाइकोलाइसिस, इतना काफी है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके आगे चलते हैं दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, क्योंकि आगे चलने में ही फायदा है, पीछे तो दुनिया देख ही रही है। एक बार फिगर बना लेता हूं एक,
ये मुंह हो गया, ये नोजल कैविटी हो गई, ये माउथ हो गया। यहाँ पे एक वाल्व पाया जाता है, उस वाल्व को भी देखेंगे। दोस्तों ये फिगर बस समझाने के लिए है, इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, अब चलते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये नोज है, क्या है? नोज यानी नाक, और ये माउथ है, ये तो आपको पता ही है माउथ है, मुंह है, बक्कल कैविटी है। हम सांस लेने की प्रक्रिया को समझ रहे हैं, इस वजह से हम मुंह में नहीं जाएंगे, हम किस में जाएंगे? नाक में। आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि हम हवा बनेंगे, हवा बनने की कोशिश करेंगे, ऑक्सीजन बनने की कोशिश करेंगे। ऑक्सीजन अंदर गया, अंदर गया, ये जो कैविटी कहलाता है इसे नोजल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? नोजल कैविटी। यहां से कई सारे ऑक्सीजन, कई सारे गैसेस जाती हैं, कुछ गैसेस या डस्ट वगैरह भी जाते हैं, लेकिन डस्ट यहां से टकरा करके यहीं पे चिपक जाते हैं, म्यूकस से चिपक जाते हैं, और सिर्फ प्योर एयर ही अंदर जा पाता है, जो गैस के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो गैस कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और ऐसे फॉर्म में ऐसे आ जाएगा। जब यहां आएगा, ये यहाँ पे एक वाल्व पाई जाएगी, इस वाल्व को कहते हैं इपिग्लॉटिस। क्या बोलेंगे? इपिग्लॉटिस। इस वाल्व को क्या कहेंगे? इपिग्लॉटिस। ये वाल्व का क्या करता है दोस्तों? ध्यान देना, हमने खाना खाया, जब हम खाना नहीं खा रहे होते तो ये वाल्व ऊपर की तरफ होता है। अब जैसे ही हमने खाना खाया, हमारा फूड यहाँ पे आया, फिर फूड यहाँ पे आया, फिर फूड यहाँ पे आया, फिर फूड यहाँ पे आया, और जब यहाँ पे आता है तो ये जो एपिग्लॉटिस है, उस वाल्व जो होता है वो उसको धक्का देता है और वाल्व इससे जाके टकरा जाता है। यानी पहले ऐसे था दोस्तों, अब कुछ देर के बाद ये ऐसे हो जाएगा, यानी ये नीचे चला गया। जब ये नीचे चला जाएगा तो खाना क्या इस फूड एयर पाइप या विंड पाइप में आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। अब खाना कहाँ आ गया? इस रास्ते में आ गया, इस रास्ते में। जैसे ट्रेन चलाते हैं तो ट्रेन क्या करता है, जो एक गेटमैन होता है, जब दूसरे ट्रैक पे गाड़ी को ले जानी रहती है तो वो क्या करता है? घुमा देता है, ट्रैक को इधर कर देता है। वैसे ही क्या करता है एपिग्लॉटिस, क्या करता है? ट्रैक को, इस भोजन का डायरेक्शन चेंज कर देता है, और ये किस पाइप में आ जाता है? फूड पाइप में आ जाता है खाना। किस पाइप में आ जाता है? फूड पाइप में। अब जब खाना हम खा लेते हैं तो फिर ये एपिग्लॉटिस कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? ऐसे चला जाता है, ऐसे हो जाता है एपिग्लॉटिस। अब एयर ही एयर आ जाती है, और इस रास्ते से इस वाले भाग को क्या कहते हैं? ट्रैकिया। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। अब ये जो ट्रैकिया है ये दो भागों में बढ़ जाता है, इसे बोलते हैं, इसे ब्रांची बोलते हैं, या प्राइमरी ब्रांच भी बोलते हैं, क्योंकि ये ब्रांच के रूप में टूट गया है। और जब ये आगे कई सारे शाखाओं में जाके बढ़ जाता है, जो इन सारे शाखाएं होती हैं, इन सारे शाखाओं को क्या कहते हैं? ब्रांचियोली कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रांचियोली। अब ध्यान देना दोस्तों, नाक से एयर जो है अंदर गई, जो डस्ट पार्टिकल, मोटे कण होते हैं वो यहीं पे चिपक गए नोजल कैविटी में। नोजल कैविटी से सिर्फ और गैस के फॉर्म में जो होता है वो अंदर गया। ये एपिग्लॉटिस होता है, एपिग्लॉटिस क्या करता है? एक वाल्व की तरह काम करता है, जो भोजन को इस दिशा में यानी फूड पाइप में भेज देता है, और जो गैस होते हैं वो ट्रैकिया में भेज देता है, ट्रैकिया में भेज देता है। अब ट्रैकिया आगे जाके दो भागों में बढ़ जाता है, जिसे ब्रांची कहते हैं, और ब्रांची जाके कई भागों में बढ़ जाता है, जिसे ब्रांचियोली कहते हैं।
यहां तक क्लियर है। अब ये ब्रांचियोली के लास्ट में एक बैग लाइक संरचना ऐसे बन जाती है। अब ये लास्ट में ये जो बैग लाइक संरचना होती है इसको कहते हैं एल्वियोली। क्या कहते हैं? एल्वियोली। अब दोस्तों एल्वियोली जो बताया था वही क्या करता है, गैस का एक्सचेंज करता है किससे? लंग टू ब्लड में। अब इसके बारे में हम और डिटेल्स में जानेंगे।